जी बेटा, हम जो है आज हमने पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को, कि एंजाइम जो है वो किस तरह से जो है वो काम करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, उनका तरीका क्या है, उनका मैकेनिज़्म क्या है। एंजाइम के बारे में हमने कहा कि एंजाइम जो होती हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं। मीन के एंजाइम जो है वो अमाइनो एसिड से मिलते हैं और अमाइनो एसिड से मिलकर वो अमाइनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो उसमें फोल्डिंग आती है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, आयनिक बॉन्ड वगैरह जो है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस वगैरह जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके साथ ही जो है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है। और उसके नतीजे में जो एंजाइम है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन बन जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल जो है वो हो जाता है, ठीक है। और ये एंजाइम जो होते हैं बेटा, ये ख़ास किस्म के केमिकल कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके साथ अटैच होते हैं, मीन वो केमिकल कंपाउंड इनके साथ अटैच होता है, और अटैच होने के बाद फिर ये उन केमिकल कंपाउंड को प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं। तो वो केमिकल कंपाउंड जिनको ये प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं उनको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जो होता है बेटा, वो केमिकल कंपाउंड होता है जिसको के साथ, जिसके ऊपर ये एंजाइम अटैक करते हैं और उसे प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनके ऊपर जो है बेटा ये अटैक करते हैं और उनको प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे केमिकल कंपाउंड को हम जो है वो सबस्ट्रेट कह देते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये इक्वेशन दी हुई है, और इक्वेशन में जो है वो इंजाइम ई इंजाइम को शो कर रहा है, एस सबस्ट्रेट को शो कर रहा है। तो इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। और ये इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है फिर इंजाइम जो है उस सबस्ट्रेट को तोड़ता है और इसे कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में, और इस तरह से इंजाइम और प्रोडक्ट जो है फिर अलग-अलग हो जाते हैं, और ये इंजाइम दोबारा से फ्री हो जाता है टू एक्ट ऑन एन अदर सबस्ट्रेट। तो ये इंजाइम जो है फिर दोबारा से रीयूज होते रहते हैं। तो इस तरह से इंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं, और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के बाद इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और देन इंजाइम जो है उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं, और वो प्रोडक्ट अलहदा हो जाती है और इंजाइम अलहदा हो जाते हैं। और ये इंजाइम जो है बेटा ये रीयूज होते रहते हैं, दोबारा से जो है बेटा ये आपस में जो है वो ये सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते रहते हैं। हमने कहा था कि एंजाइम जो है बेटा, यहाँ पर ये येलो बॉक्स दिया हुआ है, हमने कहा था कि एंजाइम जो है या तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो डिसॉल्व फॉर्म के अंदर होते हैं, कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है बेटा ये मौजूद होते हैं, और या फिर जो है ये एंजाइम जो है स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज में स्पेसिफिक जो मेम्ब्रेन है उनके साथ अटैच होते हैं, और एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर जो है वो अटैच होते हैं, और ये रिएक्शन जो है वो सीरीज में चलते हैं। ये रिएक्शंस जो हैं ये सीरीज के अंदर चलते हैं और स्पेसिफिक जो है बेटा ऑर्डर के अंदर होते हैं, जिस तरह से, और ये ऐसे करते हैं कि जैसे एक एंजाइम है, एंजाइम 1 है, ये एंजाइम 2 है, एंजाइम 3 है, ये एंजाइम 4 है, ये सीरीज के अंदर जो है वो मौजूद है। अब एक सबस्ट्रेट जो है उस पर ये एंजाइम 1 एक्ट करता है और इसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज करता है, और ये प्रोडक्ट जो है बेटा ये बी है। अब ये बी प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम 2 का सबस्ट्रेट होगा, और ये इस बी को के साथ बाइंड होगा और इसे सी में कन्वर्ट कर देगा, और सी जो है वो एंजाइम 3 का सबस्ट्रेट होगा। अब ये एंजाइम 2 का तो ये प्रोडक्ट है सी, लेकिन एंजाइम 3 का ये सबस्ट्रेट है, और सी जो है उसके ऊपर ये एंजाइम 3 वर्क करेगा और इसे डी में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। और डी जो है बेटा ये एंजाइम 3 का तो ये प्रोडक्ट है, लेकिन एंजाइम 4 का ये सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम 4 जो है बेटा इस डी के ऊपर एक्ट करेगा और इसे ई के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक सीरीज के अंदर एंजाइम जो है वो अटैच है,
और ये सीरीज़ के अंदर जो है वो एंजाइम जो है वो वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये एंजाइम 1 जो है वो ए को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके एंजाइम 2 के हैंड ओवर कर देता है। और अब एंजाइम 2 जो है इस बी को जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मीन सी में कन्वर्ट करके एंजाइम 3 को हैंड ओवर कर देता है। और एंजाइम 3 जो है वो इस सी को जो है सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ करता है और इसे प्रोडक्ट में तब्दील करता है, डी में तब्दील कर देता है और इसे एंजाइम 4 को जो है वो दे देता है। तो फील ऐसे होता है कि ये एंजाइम जो है बेटा ये सीरीज के अंदर जो है वर्क कर रहे हैं और सीरीज में हैंड ओवर कर रहे हैं एक दूसरे को। एक एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है जब वो प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है तो वो प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट बन जाता है। और यहाँ पर जो है आप अगर देखें हम तो दो टर्म इस्तेमाल हुई हैं बेटा यहाँ पर, वन दैट इज द प्रीकर्सर एक्टिवेशन और दूसरी है फीडबैक इनहिबिशन। प्रीकर्सर एक्टिवेशन क्या है और फीडबैक इनहिबिशन जो है वो क्या है। देखिए अगर यहाँ पर जो ये इनिशियल सबस्ट्रेट है अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो ये जो इनिशियल सबस्ट्रेट है ये एंजाइम 4 के लिए प्रीकर्सर एक्टिवेशन के तौर पर काम करेगा। मीन ये जो है एंजाइम 4 की एक्टिविटी को बढ़ा देगा ताकि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हासिल हो जाए। और अगर फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई है इनिशियल सबस्ट्रेट कम हो गया है तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है ये जाकर एंजाइम 1 को ब्लॉक कर देगी, एंजाइम 1 की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगी क्योंकि इनिशियल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या मिकदार जो है वो कम हो गई है। आप एक जहन में रखेंगे बेटा कि हमारी बॉडी जो है वो तमाम चीज़ों को एक ख़ास कंसंट्रेशन पर मेंटेन करती है। मीन कि हमारी बॉडी के अंदर तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बट एक्सेस अमाउंट ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ पॉइजन। हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा मंद नहीं होती बल्कि नुकसान का बायस बनती है, हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर देती है। इवन कि अगर हम फूड की बात करते हैं अगर हम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो वो बीमारी काज कर देती है, हालांकि ग्लूकोज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एवरीथिंग दैट इज पॉइजन, चाहे वो इनिशियल सबस्ट्रेट हो चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट हो। तो हर चीज को हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक लेवल पर मेंटेन करती है। तो फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें अपनी ही प्रोडक्ट से कोई मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल हो रहा हो। अब ये एक मैकेनिज्म है जिसमें एंजाइम 1 है, एंजाइम 2 है, एंजाइम 3 है, एंजाइम 4 है और ये सीरीज के अंदर काम कर रहे हैं और ये इनिशियल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो है वो चेंज कर रहे हैं। अगर इनिशियल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो ये फिर प्रीकर्सर के तौर पर यूज़ होगा और ये रिएक्शंस को तेज़ कर देगा। और अगर फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, इनिशियल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम हो गई है, मीन फाइनल प्रोडक्ट मिकदार में ज़्यादा हो गया है और इनिशियल सबस्ट्रेट मिकदार में कम हो गया है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है ये इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करेगी और एंजाइम 1 को जो है वो ब्लॉक कर देगी। जब ये ब्लॉक होगा तो ए जो है वो बी में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, बी सी के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, सी डी में नहीं जाएगा और ई जो है डी ई में तब्दील नहीं होगा। इस तरीके से ई की जो कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ई कहीं और पर इस्तेमाल हो रहा होगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से जो है जो मैकेनिज्म हैं, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हैं, जो सीरीज़ के अंदर एंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं, तो वो इस तरह से जो है वो कंट्रोल होते हैं। ठीक है, सो ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसके बारे में इसमें बताया गया था। अब यहाँ पर जो है बेटा हमने कहा कि एंजाइम जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है बेटा एंजाइम। ठीक है, और एंजाइम के ऊपर एक ख़ास साइट होती है, एंजाइम के ऊपर अमाइनो एसिड से बना हुआ एंजाइम है। अब इस अमाइनो एसिड के ऊपर जो कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो एक्टिव साइट को बनाने में यूज होते हैं और बाकी के अमाइनो एसिड जो है वो इसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है इसे मेंटेन करते हैं।
तो इसकी एक्टिव साइट वो पार्ट होता है जिसके साथ ये ब्लैक कलर में सबस्ट्रेट दिखाया गया है कि ये सबस्ट्रेट जिसके साथ अटैच हो, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट जिस साइट पर अटैच होता है एंजाइम के साथ, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। और कल हमने जिक्र किया था कि एक्टिव साइट जो होती है बेटा, ये दो पोर्शंस के ऊपर कंसिस्ट करती है, एक कहलाती है बाइंडिंग साइट और दूसरी कैटालिटिक साइट। हम एक्टिव साइट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि कौन सब पोर्शन जो है, कौन से अमाइनो एसिड जो है वो बाइंडिंग में इस्तेमाल होते हैं और कौन से जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो है तो ये जो है कैटालिटिक साइट दैट इज डिवाइडेड इनटू द सॉरी एक्टिव साइट दैट इज डिवाइडेड इनटू बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। अब बाइंडिंग साइट की वजह से ये सबस्ट्रेट जो है वो इस एंजाइम के साथ अटैच होता है और अटैच होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बना देता है, ठीक है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो इस एक्टिव साइट का कैटालिटिक वाला पोर्शन जो है वो इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है और इसे प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। और ये प्रोडक्ट जो है बेटा ये रिलीज हो जाते हैं, इस एंजाइम से अलहदा हो जाते हैं और अब ये एंजाइम फ्री हो गया है और ये आकर दूसरे उसी टाइप के सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो एक्ट करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसे प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। तो इस तरह से एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो होता रहता है कि एंजाइम जो है वो एक्टिव साइट के ज़रिए से, जो उसका बाइंडिंग पोर्शन है उसके ज़रिए से जो है अटैच होता है विद द एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और फिर कैटालिटिक पोर्शन जो है एक्टिव साइट का वो इसे प्रोडक्ट में जो है वो तब्दील कर देता है। अब ये अगर हम एक्टिव साइट को देखते हैं तो ये एक्टिव साइट जो है ये तमाम के तमाम अमाइनो एसिड मिलकर एक्टिव साइट नहीं बना रहे हैं, बल्कि अगर 100 अमाइनो एसिड हैं तो हो सकता है कि उसमें से 10 अमाइनो एसिड जो है वो सिर्फ एक्टिव साइट बनाए। कल भी हमने जिक्र किया था कि बाकी के जो 90 अमाइनो एसिड होंगे वो इसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करेंगे, कि इसका ये स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करेंगे और सिर्फ बहुत कम अमाइनो एसिड हैं जो कि इसकी एक्टिव साइट जो है वो बनाते हैं। एंड एक्टिव साइट दैट इज डिवाइडेड इनटू द कैटालिटिक साइट एंड बाइंडिंग साइट। तो ये यहाँ पर जो है उसी का जिक्र किया गया है कि कैटालिटिक साइट जो होती है और बाइंडिंग साइट होती है। कैटालिटिक साइट, बाइंडिंग साइट के ज़रिए से वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर कैटालिटिक साइट एक्टिव होती है और वो इस सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और ऑल द एंजाइम्स दे वर्क इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम पानी की मौजूदगी में, कि तमाम के तमाम एंजाइम जो होते हैं वो पानी की मौजूदगी में काम करते हैं, पानी वाले मीडियम में जो है वो काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे जो है सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक वाटर कंसंट्रेशन का होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। और ये यहाँ पर वही बात की गई है कि तमाम के तमाम एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होते, साइटोप्लाज्मिक सोप उन्होंने कह दिया साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होते, बल्कि कुछ एंजाइम जो है वो मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ जो है वो अटैच होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पायरेशन होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस हो गई या रेस्पायरेशन हो गई, तो ये फंक्शन जो है ये तमाम के तमाम जो है बेटा ये जो है सीरीज के अंदर ये जो प्रोसेसेस हैं वो होते हैं। अब हम आते हैं कि एंजाइम के एक्शन के बारे में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, एंजाइम की वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो किस्म के मॉडल जो है वो दिए गए थे। पहला मॉडल जो है वो लॉक एंड की मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। और दूसरा जो मॉडल है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, पहला मॉडल लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा मॉडल जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है बेटा। तो लॉक एंड की मॉडल जो है वो क्या है उसके बारे में हम जो है पढ़ते हैं। लॉक एंड की मॉडल जो है ये एक साइंटिस्ट था इमिल फिशर, उसने 1890 के अंदर ये प्रपोज किया था, बताया था कि लॉक एंड की मॉडल के तहत जो है वो एंजाइम एक्ट करते हैं।
इसके मुताबिक जैसे एक लॉक होता है, ताला जिसे कहते हैं, और उसमें एक की होल का होता है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक की जो है वो इंटर होती है और उस लॉक को खोलती है। तो इसी तरह से जो एंजाइम है उसके ऊपर भी ख़ास किस्म की साइट होती है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। और उस एक्टिव साइट के साथ ख़ास किस्म का सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, कोई और सबस्ट्रेट आकर अटैच नहीं होगा। जैसे लॉक का जो की होल है उसके अंदर ख़ास किस्म की चाबी जो है, की जो है वो इंसर्ट होगी और उससे वो लॉक जो है वो ओपन होगा। तो इसी तरह से जो एक्टिव साइट है वो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है जैसा कि ताले का जो चाबी वाला, जहाँ पर चाबी इंसर्ट होती है वो वाला पोर्शन है, और वो स्पेसिफिक की से ओपन होता है लॉक। तो उस एक्टिव साइट के अंदर स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है वो आकर अटैच होगा, और देन दैट सबस्ट्रेट दैट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट प्रोसेस जो है वो होगा। अब इस सबस्ट्रेट के इस मॉडल के मुताबिक, लॉक एंड की मॉडल जो कि ईमिल फिशर ने दिया था, इसके मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। मीन उसमें तब्दीली नहीं आती, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। मीन कि जब वो उसमें जो की है या सबस्ट्रेट है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो उसके अंदर जो है बेटा कोई तब्दीली नहीं आएगी, और वो एंजाइम जो है, एक्टिव साइट जो है, वो एक टेम्पलेट के तौर पर जो है वो यूज़ होगा। तो इसमें जो सब मेन की पॉइंट जो है कि लॉक और की मॉडल के अंदर के जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर है। मीन उसमें तब्दीली नहीं आती, उसमें चेंज नहीं आती, ठीक है। लेकिन इस मॉडल को जो है वो बाद में रिजेक्ट कर दिया एक और साइंटिस्ट ने, और बाद की इन्वेस्टिगेशन से पता चला, साइंटिस्ट का नाम है कौशलैंड, 1959 के अंदर इसने एक और मॉडल दिया। उसने कहा इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये एक्चुअली जो है एक्सप्लेन करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन करता है, इस साइंटिस्ट के मुताबिक या इस मॉडल के मुताबिक, इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक, जो जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि जब उसमें सबस्ट्रेट आकर फिट होता है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं कुछ एक्टिव साइट में, और उसके नतीजे में कैटालिटिक साइट जो है वो अपना वर्क परफॉर्म करती है और उसे प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देती है। जस्ट यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्लव्स। आजकल आप ग्लव्स वगैरह यूज कर रहे होंगे, सर्जिकल ग्लव्स आपने देखे होंगे कि ग्लव्स जो होता है वो बड़ा लूज सा एक स्ट्रक्चर होता है, और जब उसके अंदर हैंड इंटर होता है तो देन उसकी शेप जो है वो वाज़ेह होती है। तो इस तरह से जो है जैसे ग्लव्स के अंदर हैंड इंटर होते हैं, तो इसी तरह से जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता एंजाइम का, और जब उसके अंदर जैसे हैंड इंटर हुआ ग्लव के अंदर, तो इसी तरह से जो सबस्ट्रेट है वो इंटर होता है उस एक्टिव साइट में, और देन एक्टिव साइट के अंदर मॉडिफिकेशन आती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो एक्टिव साइट का कैटालिटिक पार्ट है वो जो है वो उस जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में जो है वो चेंज कर देता है। तो ये जो है कॉशलैंड ने जो है वो 1959 के अंदर जो है इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो प्रोपोज किया था। तो इसने जो कॉशलैंड है इसकी इस मॉडल के बाद जो की एंड लॉक एंड की वाला जो मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सो ये दो मॉडल जो है वो पेश किए गए थे टू एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइमेटिक एक्शन या एंजाइम की एक्टिविटी को जो है एक्सप्लेन करने के लिए ये मॉडल जो है वो पेश किए गए। उसके बाद बेटा एक टॉपिक है आपका इनहिबिटर्स का। जो ये फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर हैं, टेम्परेचर है, पीएच है, और उसके अलावा एंजाइम कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। इनहिबिटर की हम बात करते हैं। इनहिबिटर जो होता है बेटा ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो सबस्ट्रेट नहीं होता। हमने कहा था सबस्ट्रेट वो केमिकल कंपाउंड होता है जो एंजाइम के साथ अटैच होता है उसकी एक्टिव साइट के साथ, और एंजाइम फिर उसे प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है। तो इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट नहीं होता, ऐसा केमिकल कंपाउंड है अदर देन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के अलावा,
which bind with the active site of the enzyme, which bind with the enzyme, enzyme के साथ bind तो होता है but that is not changed into the product, लेकिन इंजाइम उसके ऊपर एक्ट नहीं करता और उसे प्रोडक्ट में चेंज नहीं करता। लेकिन अब ये इंजाइम के साथ बाइंड हो गया है तो ये इंजाइम की एक्टिव साइट को या तो परमानेंटली ब्लॉक कर देगा या कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देगा। मीन के जब इनहिबिटर जो है वो आकर अटैच होगा एक्टिव साइट के साथ तो उसने एक्टिव साइट को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। अब जो उसका इंजाइम का ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो उस एक्टिव साइट के साथ जो है वो अटैच नहीं हो सकता। ठीक है, और ये इनहिबिटर जो है ये ना प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो अगर ये परमानेंटली भी ये यहाँ पर अटैच हो सकता है एक्टिव साइट के साथ और टेम्परेरीली भी अटैच हो सकता है। तो इनहिबिटर जो है ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो सबस्ट्रेट नहीं है बट ये एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर लेता है, एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और वो एंजाइम जो है इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये जो अटैचमेंट है ये टेम्परेरीली भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। तो ये जो है इनहिबिटर जो है बेटा वो पॉइजन भी होते हैं। हम कहते हैं ना कि जहरीली कोई चीज़ खाई है और उसकी वजह से जो है बेटा डेथ हो गई है, तो वो जो जहर खाते हैं या पॉइजन इंटर होता है बॉडी के अंदर तो वो एक्चुअली इंजाइम्स की एक्टिव साइट को जो है वो ब्लॉक कर देता है और परमानेंटली ब्लॉक कर देता है लाइक साइनाइड वगैरह, और फिर उससे डेथ हो जाती है। एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, हम कहते हैं ना इनके साइड इफेक्ट हैं, वो साइड इफेक्ट बेसिकली इसी वजह से हो रहे होते हैं कि वो इनहिबिटर के तौर पर जो है वो एक्ट करती हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स या मेडिसिन ले रहे हैं तो वो हो सकती हैं। तो ये जो है इनहिबिटर जो है वो हो सकते हैं। इनहिबिटर जो है बेटा कि वो परमानेंटली ब्लॉक करता है या टेम्परेरीली ब्लॉक करता है, इस बेस के ऊपर इनहिबिटर को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक कहलाते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर, कि ऐसा इनहिबिटर जो आकर एक्टिव साइट के साथ परमानेंटली अटैच हो जाए, अब वो एक्टिव साइट को ना छोड़े, उसके साथ परमानेंटली अटैच हो गया है। और जो वो परमानेंटली उसके साथ अटैच हुआ है तो वो इंजाइम क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है परमानेंटली। अब वो इंजाइम काम नहीं कर सकेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे इनहिबिटर को कि जो आकर एक्टिव साइट को परमानेंटली ब्लॉक कर दे, तो ऐसे इनहिबिटर को हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर, कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन अब वहां पर नहीं होगा, वो आकर एक दफा अटैच हो गया है तो एक्टिव साइट को उसने परमानेंटली जो है वो ब्लॉक कर दिया। दूसरी टाइप जो है वो है रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो एक दफा एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाते हैं, कुछ देर के लिए अटैच होते हैं, ये लूज वीक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि इरिवर्सिबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते थे। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं ये वीक लिंकेज बनाते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं, कुछ देर के लिए अटैच होते हैं और फिर उसके बाद एक्टिव साइट को छोड़ देते हैं, इंजाइम से डिटैच हो जाते हैं। अब इंजाइम दोबारा से एक्टिव हो जाता है और वो सबस्ट्रेट जो है वो उसके साथ आकर जो है वो अटैच हो सकता है। रिवर्सिबल इनहिबिटर जो होते हैं बेटा, इनमें हम अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो इस तरह की जो इनहिबिशन है उसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटर है, अब इनहिबिटर 2 हैं सपोज और सबस्ट्रेट हमने 10 कर दिए हैं, तो सबस्ट्रेट के चांसेस बढ़ जाएंगे टू बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सो इस तरह की जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है इसको हम जो है बेटा इस पर काबू पा सकते हैं अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को जो है वो इंक्रीज कर दें। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर आगे फिर दो टाइप के हैं, दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुए हैं। एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरे हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं इसमें इनहिबिटर और जो सबस्ट्रेट है उसका स्ट्रक्चर आपस में रिजेंबल करता है, वो आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अब जो है बेटा सबस्ट्रेट और जो अ, आपका इनहिबिटर है उसके दरमियान में कंपटीशन होगा कि कौन पहले जो है वो अटैच होता है एक्टिव साइट के साथ। अगर सबस्ट्रेट ज्यादा होंगे तो सबस्ट्रेट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो
एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा और प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। और अगर जो है बेटा इनहिबिटर की तादाद ज़्यादा है तो फिर इनहिबिटर के ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो एक्टिव साइट के साथ जो है वो अटैच हो जाए और वो जो है कुछ देर के लिए वो जो एंजाइम है उसे ब्लॉक कर दे। तो ऐसे इनहिबिटर जिनमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान में कंपटीशन होता है, ऐसी इनहिबिशन को, इस तरह के जो इनहिबिटर हैं उनको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, बट ये इनहिबिटर, क्योंकि इनहिबिटर हम कह रहे हैं तो इनहिबिटर जो है वो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो तब्दील नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक एग्जांपल भी नज़र आ रही है बेटा कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है सबस्ट्रेट सक्सीनिक एसिड है। ठीक है, एक्चुअल सबस्ट्रेट जो है वो सक्सीनिक एसिड है और यहाँ पर जो है मेलोनिक एसिड है। मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है बेटा वो रिजेंबल कर रहा है सक्सीनिक एसिड से। ठीक है, तो अगर सक्सीनिक एसिड जो है वो अटैच होता है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ तो फिर ये फ्यूमेरिक एसिड बना देता है और ये हाइड्रोजन के एटम जो है वो रिलीज हो जाते हैं, मीन प्रोडक्ट बन गई। लेकिन अगर जो है मेलोनिक एसिड अटैच हो जाता है तो मेलोनिक एसिड जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होता और वो जो है कुछ देर के लिए इस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, सो ये जो है ये मेलोनिक एसिड जो है और सक्सीनिक एसिड का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, दूसरे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में एक्टिव साइट का इतना बड़ा रोल हमें नजर नहीं आता। एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के ऊपर एक और साइट होती है जिसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट। अब जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होता, जैसे ये एक्टिव साइट है, यहाँ पर जो है बेटा साइट होती है जिसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब इनहिबिटर यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। जब वो यहाँ पर आकर अटैच होता है तो ये किनारे जो हैं ये थोड़े से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है। और जब एक्टिव साइट की शेप चेंज होगी तो जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो सकेगा जब तक कि ये इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट से जो है वो बाहर रिमूव नहीं होगा। और जब ये एलोस्टेरिक साइट से ये इनहिबिटर बाहर रिमूव होगा तो एक्टिव साइट अपनी शेप में आएगी और सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर आकर अटैच होगा। अब इसमें जो इनहिबिटर है और जो सबस्ट्रेट है उसके दरमियान में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इनहिबिटर ने एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होना है, अदर साइड देन द एक्टिव साइट, और जो सबस्ट्रेट है उसने एक्टिव साइट पर अटैच होना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा भी देंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो हमें इतना ज़्यादा जो है बेटा इस पर नज़र नहीं आएगा एंजाइमेटिक रेट के ऊपर। तो ऐसी कंपटीशन इनहिबिटर को जिनमें इनहिबिटर कंपटीशन ना करे सबस्ट्रेट के साथ कि वो एक्टिव साइट पे कौन सा पहले अटैच हो, बल्कि इनहिबिटर चुप करके एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाए और उसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के साथ जो है वो अटैच ना हो, तो इस तरह की इनहिबिशन को हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से जो है इनहिबिटर जो हैं वो ब्लॉक कर देते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परमानेंटली या जो है बेटा टेम्परेरीली। तो आज का टॉपिक यही था। अब आप अपने माइक खोल के कोई क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चन कर लें और बेटा मुझे मैसेज कर दें चैट पर जाके अपने रोल नंबर और नेम के साथ, ताकि आपकी जो अटेंडेंस है वो इंश्योर हो सके। जी बेटा, कोई अगर क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर लें। सर एंजाइम चेन के बारे में। बेटा एंजाइम चेन जो है, एंजाइम चेन से मुराद ये है कि एंजाइम जो है या तो साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व फॉर्म है या फिर वो स्पेसिफिक ऑर्गेनेली के स्पेसिफिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। जब वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं बेटा तो वो चेन की फॉर्म के अंदर होते हैं। अब वो जो है चेन की तरह केमिकल रिएक्शन जो है उनको जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है, वो प्रोडक्ट जो है बेटा वो किसी और एंजाइम का सबस्ट्रेट होती है,
तो वो जैसे हैंड ओवर करते हैं, जैसे आप कह लें कि ईंटें हैं, बाज़ औक़ात जैसे मज़दूरों को देखा होगा या कोई भी काम है वो लाइन पे खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को चीज़ें पकड़ा रहे होते हैं कि एक हाथ से एक चीज़ ले रहा है और उसे दूसरे हाथ में लेकर दूसरे को पकड़ा देता है, पहला हाथ फ्री हो गया तो उससे दूसरे से चीज़ें ले लेता है। तो इस तरह से जो है सीरीज़ की शक्ल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं और एंजाइम जो है ऐसा लगता है जैसे हैंड ओवर कर रहे हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद दूसरे एंजाइम को उस प्रोडक्ट में। तो ये चेन जी थैंक यू सर। जी बेटा और थैंक यू सर। तमाम ने जो है वो मैसेज कर दी सर कल जी सर कल लेक्चर फिर किस टाइम स्टार्ट होगा? बेटा कल भी जो है 9 बजे अच्छा ऐसा करें कि पौने 9 बजे आ जाएँ, ठीक है? जी ठीक सर। पौने 9 ठीक सर। बजे ठीक आ है जाएँ, सर। तो हम वो उस वक़्त जो है वो कोशिश करेंगे कि उसे स्टार्ट कर लें। तो सबको चलें बता दें कि पौने 9 बजे तक साढ़े अजी 8:30 बजे शुरू करें ना, फिर आगे फिजिक्स वाले सर का लेक्चर फिर खत्म हो जाता है। वो सर कहते थे कि आप सर को कहें कि 8:30 बजे शुरू कर दें सर और अपने 9:15 पे खत्म कर दें। अच्छा चलें ठीक है, 8:30 बजे जो है वो कल आ जाएँगे। ठीक है? ठीक सर, 8:30 बजे आ ठीक है जाएंगे। सर। साढ़े 8 ठीक बजे है। आ जाएँ, सबसे कह दें। एक्चुअली मैं ये था कि 9 वो क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में कॉलेज टाइम चेंज हो जाता है, तो इस वजह से मैंने 9 बजे रखा था। चलिए ठीक है, 8:30 बजे आएँगे, बस अब 8:30 बच्चे बजे पाबंदी करें ना, जल्दी आ जाए फिर जल्दी लेक्चर हो जाएगा। जो है वो ज्वाइन 8:30 करते हैं। बजे स्टार्ट। ठीक है, चलिए अल्लाह ठीक है हाफ़िज़। बेटा, सबने मैसेज कर दिए मुझे। कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है आप लोगों का? नहीं सर जी। ठीक है बेटा, कल हम इंशाल्लाह 8:30 बजे जो होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जी सर, अल्लाह हाफिज। एक हो गई।